हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु। इन मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। 3 दिन में आपका सोशल स्टडीज का एग्जामिनेशन है। आई एम श्योर आप में से काफी सारे ऐसे बच्चे होंगे जो काफी डरे हुए होंगे, सोच रहे होंगे कि यार कोई चैप्टर वाइज हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दे, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस बता दे। या कुछ बच्चे होंगे जो कह रहे होंगे यार चैप्टर स्किप हो रहा है, कोई बस हमें ये क्वेश्चंस बता दे जो हमें इस चैप्टर से करना है और हमारा काम हो जाएगा। तो गाइज आपकी बात मेरे कानों तक पहुंच गई है एंड टुडे आई एम गोना बी डूइंग ये 5 सवाल जरूर आएंगे फ्रॉम राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। मैंने कुछ ऐसे 5 सवाल चुने हैं पूरे चैप्टर में से जो आपको डेफिनेटली रिवाइज करने चाहिए बिफोर यू गो फॉर योर एग्जामिनेशन एंड यू शुड डेफिनेटली डू दीज क्वेश्चंस इफ यू आर थिंकिंग ऑफ स्किपिंग द चैप्टर। ठीक है, तो जो बच्चे रिवीजन के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं थोड़ा स्पीड में देख लेना सो दैट आपका टाइम वेस्ट ना हो। जो बच्चे इस वीडियो को इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि चैप्टर नहीं हुआ, तो वीडियो को आराम आराम से देखो, आंसर को समझो और याद कर लो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज का सेशन विदाउट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम। डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि ऐसे वीडियोस बहुत सारे हमारे चैनल पे हम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हूँ टू मेक श्योर कि 2024 एसएससी का पेपर आप फोड़ के आओ। ठीक है, उसके अलावा I have some amazing news for you. वेदांतु चैनल पे I'm sure आपने देखा होगा अनन्या सर, he is one of the great SST master teachers at वेदांतु। अगर आप चाहते हो कि वो आपके डाउट्स क्लियर करे डायरेक्टली, तो आप हमारे वेदांतु प्लेटफॉर्म पे 4 से 6 बजे तक जा सकते हो और उनसे कोई भी डाउट्स पूछ सकते हो। नॉट जस्ट दैट, वो क्वेश्चंस कराएंगे, क्विजेस कराएंगे जो आप वहाँ सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, सो लेट अस बिगिन। So as you guys know, day 1 is history, day 2 is geography, day 3 civics and economics, marathon 12 बजे, वी क्विज शाम को 5 बजे, 50 most repeated questions। ऐसे सेशंस चैनल पे आते रहेंगे। मेक श्योर दैट यू डू नॉट मिस एनी ऑफ द लाइव सेशन। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन, एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली, एग्जामिन द रोल ऑफ गुसीपी मजीनी इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। तो पहला लाइन आप कहोगे, इटली हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इटालियन स्पीकिंग लोग कभी भी एक छत के नीचे नहीं रहे, कभी भी एक एम्पायर में या एक राष्ट्र में नहीं रहे, है ना। वो थ्रू आउट हिस्ट्री पॉलिटिकली फ्रैगमेंटेड थे, अलग अलग हिस्सों में रहते थे। फॉर एग्जाम्पल, इटालियन स्पीकिंग पीपल लिव्ड इन डिफरेंट स्टेट्स, आउट ऑफ विच 7 स्टेट्स। इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स, आउट ऑफ विच ओनली 1 स्टेट, सार्डिनिया पीडमोंट, was ruled by an Italian prince called Victor Emmanuel II, है ना। अब गुसीपी मजीनी was an Italian revolutionary who believed कि political liberation तभी possible है जब यूनिफिकेशन ऑफ इटली होगा। उनका ये मानना था कि असली आज़ादी तभी मिलेगी जब इटालियन स्पीकिंग लोग जो है साथ में आके एक छत के नीचे रहेंगे। उन्होंने कहा कि भगवान चाहते हैं कि मैनकाइंड जो है नेशन स्टेट्स में रहे, है ना। इट इज गॉड्स विल, राइट, एंड इट इज अ नेचुरल स्टेट, नेशन स्टेट इज अ नेचुरल स्टेट, राइट। तो ये गुसीपी मजीनी ने इटली को यूनिफाई करने का प्रयास किया 2 बार, 1831, 1849, समथिंग लाइक दैट। डेट्स नहीं याद, जैसे अगर मुझे नहीं याद मैं नहीं लिखूंगी। ही अटेम्प्टेड इट ट्वाइस बट ही फेल्ड। देयरफॉर द responsibility of uniting Italian speaking people under one nation came on Victor Emmanuel II। Victor Emmanuel II ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने चीफ मिनिस्टर कैवाउर को दी, जिन्होंने फ्रांस के साथ एक डिप्लोमेटिक अलायंस बना के, है ना, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इटली को, दैट वाज रूल्ड बाय द ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर, उनको हराया। फिर उसके बाद गारीबाल्डी के साथ उन्होंने अलायंस बनाया जो एक पेजेंट लीडर थे, एंड विद द हेल्प ऑफ हिम ही डिफीटेड द पेपल फोर्सेस जो बीच वाले एरिया को रूल करते थे, एंड द किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज। बाय 1861 इटली वाज यूनाइटेड अंडर विक्टर इमैनुअल II। ठीक है, दैट इज इट, दैट इज योर एंटायर आंसर। इसका पीडीएफ आपको गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो मेक श्योर उसको आप डाउनलोड कर लो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्टेप्स टेकन बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग्स द पीपल, या फिर हाउ डिड फ्रेंच रेवोल्यूशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट। तो ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें आप कहोगे कि सबसे पहला एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म वाज इन फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789। आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन वहाँ के जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने कुछ ऐसे मेजर्स लिए सो दैट लोगों के अंदर एक कॉमन आइडेंटिटी आए, सो दैट लोग जो है यूनाइटेड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल
एग्जाम्पल पहला द कॉन्सेप्ट ऑफ ला पात्री एंड ले सिटोयन ने एम्फोसाइज किया द नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी अंडर वन कॉन्स्टिट्यूशन. सो ला सिटीजन दैट इज योर सिटीजन एंड फादरलैंड, राइट. दूसरा एक नया ट्राई कलर फ्लैग वॉज चोजन टू रिप्लेस द ओल्ड रॉयल स्टैंडर्ड, है ना. तीसरा नेशनल असेंबली रिप्लेस्ड द एस्टेट जनरल, जो पहले जो आपका बॉडी था उसको रिप्लेस किया नेशनल असेंबली ने. नए हिम्स, न्यू हिम्स वर कंपोज्ड, ओथ्स वर टेकन, मार्टियर्स वर कमेमोरेटेड इन द नेम ऑफ द नेशन. तो नेशन के नाम पे नए कस्मे वादे लिए गए, जो आपके लोग मरे थे उनको शहीद बताया गया, है ना. मार्टियर्स वर कमेमोरेटेड. A centralized administrative system was put in place. Internal customs and duties उसको abolish किया गया. रीजनल डायलेक्ट्स को डिस्करेज किया गया एंड फ्रेंच एज अ लैंग्वेज को एनकरेज किया गया, क्योंकि लोगों का ये मानना था कि अगर सब लोग एक लैंग्वेज बोलेंगे तो लोगों में एक कॉमनैलिटी आएगी और उससे एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ आइडेंटिटी बनेगी. क्लियर. चलो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन. एक्सप्लेन एनी 5 effects of the revolution of liberals in Europe of 1848. लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था, थोड़ा कंफ्यूजिंग था. तो इसमें आप पहले बताओगे कि 1848 में रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, काफी सारे देशों में यूरोप के लिबरल्स जो थे दे स्टार्टेड डिमांडिंग फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. वो कह रहे थे कि हमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच, freedom of association and national यूनिटी, है ना. ये कुछ डिमांड्स थी लिबरल्स की 1848 में अक्रॉस यूरोप. जर्मनी में इन 1848 यू ऑल्सो हैड 831, बार बार मैं नंबर भूल जाती हूँ, रिप्रेजेंटेटिव्स गोइंग टू द सेंट पॉल चर्च, जहाँ पर उन्होंने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वीन किया. दे ऑल्सो मेड अ कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटिंग द पावर ऑफ द मोनार्क, है ना. लेकिन उस टाइम का जो राजा था उन्होंने इसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया. द प्रशियन किंग refused to accept this constitution and this entire movement was crushed. However, what was the impact of the movement? पहला impact ये था कि women का आप लिख सकते हो कि women ने काफ़ी ज़्यादा large numbers में इस movement में participate किया. However, they were not given any voting rights when it came to the Frankfurt Parliament. उनको visitors gallery में बिठा दिया गया था as observers, है ना. दूसरा आप कह सकते हो कि कॉन्जर्वेटिव्स को ये रियलाइज हो गया दैट इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट नो मोर रेवोल्यूशंस टेक प्लेस दे हैव टू गिव सम कंसेशंस टू द रेवोल्यूशनरीज. फॉर एग्जांपल सर्वडम सिस्टम, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एरियाज ऑफ यूरोप इंक्लूडिंग रशिया से सर्वडम सिस्टम, बॉन्डेड लेबर को एबॉलिश कर दिया. दूसरा हंगेरियंस को थोड़ी ऑटोनॉमी दी गई, है ना. हंगेरियंस वर गिवन अ लिटिल ऑटोनॉमी. तो आपके 3 पॉइंट्स तो यही हो गए. फिर और क्या लिख सकते हो? हाँ, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन जनरल लिख सकते हो कि क्योंकि ये राष्ट्रवाद यूरोप में फैलने लगा. द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये सारे टर्म्स जो है लोग यूज करने लग गए इन देयर डिमांड्स, है ना. इंक्रीज डेमोक्रेसी एंड लिबरलिज्म, तो ये जनरल काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट है. सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म, कंजर्वेटिव, जो मैंने आपको बोला आपको वो लिखना है, वो ज़्यादा अच्छे पॉइंट्स है. ठीक है. यही है एबॉलिशन ऑफ सर्वडम जो मैंने आपको बताया, है ना. Who hosted the Vienna Congress in 1815? Analyze the main changes brought by the Vienna Treaty. या फिर क्या प्रोविजंस है ट्रीटी ऑफ वियना के. तो आप कहोगे कि in 1815 Napoleon was defeated in the battle of Waterloo by Prussia, Russia, Austria and Britain, है ना, प्रभु कंट्रीज. After which the Treaty of Vienna was signed in Austria. The host was Duke Metternich, मतलब the host was Austrian Chancellor Duke Metternich. Duke Metternich आप लिख सकते हो. फिर आप लिखो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना वाज टू अंडू द चेंजेस ब्रॉट बाय नेपोलियन. जो भी नेपोलियन चेंजेस लाया उसको वापस उल्टा करना एंड टू एस्टैब्लिश कॉन्जर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप. रूढ़िवादी ऑर्डर व्यवस्था वापस से यूरोप में लाना उसका मेन ऑब्जेक्टिव था. तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने फ्रांस के चारों तरफ कुछ ऐसे स्टेट्स लगाए सो दैट फ्रांस की पावर रिस्ट्रिक्ट हो जाए, कभी भी फ्रांस वापस से पावरफुल ना हो. इसके लिए उन्होंने नॉर्थ में, है ना, जेनोआ को पीडमोंट के साथ उन्होंने नॉर्थ में बेल्जियम को किंगडम ऑफ नीदरलैंड के साथ जोड़ दिया. साउथ में जेनोआ को पीडमोंट के साथ जोड़ दिया.
ठीक है, ऑल ऑफ दैट यू कैन राइट. यू कैन ऑल्सो से कि कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 जर्मन स्टेट्स थे, उसको एज इट इज छोड़ दिया, इट वॉज लेफ्ट एज इट इज. और क्या, जो बर्बन डायनेस्टी थी फ्रांस में, उसको फ्रांस में रिस्टोर की गई है ना, वापस से मोनार्की फ्रांस में लाई गई, राइट. प्रशिया वाज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन द वेस्टर्न फ्रंटायर्स एंड ऑस्ट्रिया वाज गिवन नॉर्दर्न इटली. द जर्मन, हाँ तो ये सारे पॉइंट्स मैं बता चुकी हूँ है ना. पोलैंड को थोड़ा रशिया को दिया गया, लिटिल पार्ट ऑफ पोलैंड वाज गिवन टू ऑस्ट्रिया एंड रशिया. How are the ideas of national unity in the early century Europe closely allied to the ideology of liberalism? Now guys, इसके अलावा भी कुछ important questions हैं जो हमने 20 most repeated 10 questions will save you in history वाले में कर रखा है. So I have not repeated those questions here so that आप ज़्यादा questions practice करो. ठीक है. तो लिबरलिज्म की अगर हम बात करें तो आप कहोगे कि हाँ, इन द अर्ली 19th सेंचुरी आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी स्टार्टेड क्लोजली अलाइनिंग टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म. जो नई मिडिल क्लास थी, दे नॉट ओनली डिमांडेड नेशनल यूनिटी की एक राष्ट्र हो, नेशन स्टेट हो, बट दे ऑल्सो स्टार्टेड हैविंग लिबरल डिमांड्स. पॉलिटिकली वो क्या चाहते थे? पॉलिटिकली वो चाहते थे गवर्नमेंट बाय कंसेंट. दे वांटेड एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, है ना, मोनार्की का एंड हो, खात्मा हो. दे वॉन्टेड अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, कि सरकार जो हो रिप्रेजेंटेटिव हो, उनकी चुनी हुई सरकार हो. दे वॉन्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन बट दे वर नॉट डेमोक्रेट्स, दे डिड नॉट वॉन्ट राइट टू वोट फॉर एवरीबडी. ये बात याद रखना. इकोनॉमिकली वो क्या चाहते थे? दे वॉन्टेड फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, फ्रीडम फ्रॉम एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन टू डू ट्रेड, है ना, एंड सर्विसेज, ऑल ऑफ दैट. फ्रीडम ऑफ मार्केट्स हो गया, इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ हो गया, रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस इन ट्रेड, all of that. ठीक है. सो दीज आर 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. ये सारे क्वेश्चंस 3 से 5 मार्क के बीच में आते हैं. सो मेक श्योर आप ये सब करके जाओ. इसके अलावा आई हैव गिवन यू एन असाइनमेंट ऑफ द चैप्टर इन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आपको लिखा होगा टेस्ट असाइनमेंट, आप उसे क्लिक करके अपना टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट. सो मेक श्योर दैट यू डू दैट एंड आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके जाओ. सो दैट इज इट फॉर दिस सेशन. मेक श्योर दैट यू आर देयर फॉर ऑल ऑफ सच सेशंस. ये आपको बहुत काम आएंगे. डू नॉट फॉरगेट to give a thumbs up, share this video with your friends and subscribe to the channel.